हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएसए ट्यूटोरियल। टॉप 30 सीरीज के अंदर आज हम करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के टॉप 30 प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 ट्रबलसम फॉर प्लांटेशन वर्कर्स। जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था ये प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्यों प्रॉब्लम क्रिएट की थी इसने। दिस एक्ट डिड नॉट परमिट प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 की वजह से जो असम के टी गार्डन्स के अंदर वर्कर्स काम कर रहे थे वो बिना परमिशन के उन टी गार्डन्स को छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो लोग बेचारे अपने गांव नहीं जा सकते थे, इसीलिए इस एक्ट ने उनके लिए मुश्किलें क्रिएट कर दी थी। सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगार, एंड सेकेंड पार्ट के अंदर है हु वाज द ऑथर ऑफ द नॉवल आनंदमठ। फर्स्ट का आंसर है लेबर इन विच विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, यानी कि जहां पर गांव के लोगों को जबरदस्ती बिना किसी पैसे के लेबर करवाई जाती थी उसको बिगार बोलते थे। और ऑथर जो है आनंदमठ का दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बोला गया नेम द टू मेन लीडर्स ऑफ खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1990, और सेकेंड पार्ट में है हु वाज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। फर्स्ट का आंसर है मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दीज वर द टू लीडर्स ऑफ खिलाफत कमेटी। महात्मा गांधी वॉज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर है अंडर विच द अग्रीमेंट द इंडियन डिप्रेस्ड क्लास गॉट रिजर्व सीट्स इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1932। और सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है दैट व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स इन अवध। जो इंडियन डिप्रेस्ड क्लास, यहाँ पे इससे आप याद रखना इंडियन डिप्रेस्ड क्लास के लिए कौन सा अग्रीमेंट था, दैट अग्रीमेंट वॉज पूना पैक्ट जो कि 1932 के अंदर हुआ था। The demands of peasants in Awadh were reduction of revenue, abolition of bigar, and social boycott of oppressive landlords. Now the fifth question, why were some of the Muslim political organizations in India lukewarm in the response to the civil disobedience movement? Give main reason. मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी उनका रिस्पॉन्स सिविल डिसोबीडियंस के अंदर उस तरीके का क्यों नहीं था, उसका मेन कारण आपको बताना। So its first point is after the decline of non-cooperation खिलाफत movement, Muslim felt alienated from Congress, यानी कि मुस्लिम्स जो थे वो खुद को कांग्रेस से छुटा हुआ पा रहे थे, मतलब खुद को कांग्रेस से अलग सम पा रहे थे। एंड सेकेंड इज मुस्लिम थॉट कांग्रेस वाज विजिबली एसोसिएटेड विद हिंदू। उनको ये लगा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू रिलीजन के साथ में ज्यादा है, क्योंकि जैसे कि हिंदू महासभा इनके साथ में मुस्लिम्स को लगा कि कांग्रेस एसोसिएटेड है, तो इसीलिए उन्होंने इसके अंदर वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। और यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है वो अच्छी तरह से नहीं चल पाई थी। सिक्स क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी सपोर्ट द खिलाफत इशू, इसका मेन कारण आपको बताना है। सो इट्स मेन रीजन इज गांधी जी सपोर्टेड खिलाफत इशू बिकॉज टू लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। सेकेंड, टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम कम्युनिटी टुगेदर। गांधी जी के क्या रीजन थे खिलाफत इशू को, खिलाफत जो मूवमेंट थी उसको सपोर्ट करने के? उनके मेन कारण थे, एक तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना चाहते थे लार्ज स्केल पे, ठीक है ना, और दूसरा वो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज को इकट्ठा करना चाहते थे, क्योंकि जैसे हमने पिछले वाले आंसर्स के अंदर पढ़ा कि जो मुस्लिम्स थे उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस जो वो हिंदूज को सपोर्ट करे, इसके मुस्लिम्स और हिंदू को इकट्ठा करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को जो है वो सपोर्ट किया। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉल्ट एक्ट 1919। इसके आपको तीन रीजंस देने हैं। गांधी जी ने क्यों लॉन्च करने का सोचा था, इसके रीजंस क्या थे? जो फर्स्ट रीजन है दिस एक्ट वाज हरीडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। इस एक्ट को बहुत ही जल्दी पास कर दिया गया था, उसके अंदर जो इंडियन काउंसिल के मेंबर्स थे, इंडियन जो ऑपोजिशन के मेंबर्स थे वो भी प्रेजेंट नहीं थे, उन्होंने ये सिर्फ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो था ये पास कर दिया गया था। दूसरा रीजन था इट गेव द गवर्नमेंट एनोनिमस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास में बहुत ज्यादा पावर आ गई थी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो भी चल रही थी उनको दबा सके। तीसरा था इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। किसी को भी उठा के जेल में, जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो लोग थे या जो भी ऑपोजिशन के अंदर थे जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन लोगों को गवर्नमेंट के पास इतनी पावर आ गई थी कि उनको वो 2 साल तक डिटेन कर सकती थी बिना किसी भी ट्रायल के। 2 साल बेटा बहुत ज्यादा होते हैं, अगर 2 साल तक किसी को भी बंद करके रखा जाए। हमारे देश के अंदर ऑलरेडी हम कितने साल गुलामी में रहे, जब तक लोग जागने लगे उसके बाद ये लोग ऐसे बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी ऑपोजिशन के ये ऐसे रूल्स लेकर आ रहे थे। तो इसीलिए ये तीन जो थे ये मेन रीजन थे। और जो रॉल्ट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम्स के अंदर आता ही है, पूछा जाता है।
8th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पुअर पीजेंट्री इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस के अंदर क्या रोल रहा था? सो इसके अंदर सबसे पहला है द पुअर पीजेंट्री वाज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड बट दे वर वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। पीजेंट जो पुअर पीजेंट्री थे वो ना सिर्फ ये चाहते थे कि उनकी जो रेवेन्यू के लिए डिमांड थी, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि जो उन्होंने लैंडलॉर्ड जो जमींदारों को रेंट नहीं पे किया है उसको भी उनको छोड़ दिया जाए, उससे भी उनको वो भी कर जो रेंट है उसको माफ कर दिया जाए। दूसरा है दे जॉइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। उन्होंने कई सारी ऐसी मूवमेंट्स जो थी जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा चलाई गई थी उनको भी ज्वाइन किया। कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। कई सारी जगहों पे कांग्रेस जो थी वो नो रेंट कैंपेन्स जो थी वो चलाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। 9th क्वेश्चन, हु हैड डिजाइन्ड द स्वराज फ्लैग बाय 1921? एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ दिस फ्लैग। जो स्वराज फ्लैग है दैट वाज डिजाइन्ड बाय महात्मा गांधी जी। इसके मेन फीचर्स थे कि इसके अंदर 3 कलर से, रेड, ग्रीन और व्हाइट। इसके अंदर स्पिनिंग व्हील था सेंटर के अंदर, और इसको जो है गांधी जी ने सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका आइडिया ये था सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करना इस फ्लैग के थ्रू। और सिंबल ऑफ डिफेंस से मतलब है कि जो आपने लाइक अपोज करना किसी चीज के लिए, जैसे अंग्रेजों को अपोज करना चाहते थे, उसी के लिए तो फ्लैग डिजाइन किया गया था ना। तो ये फीचर्स जो कुछ है बच्चा मैंने बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इनको इसी तरीके से आप आसानी से याद कर लेना। और जो बोल्ड में पॉइंट्स हैं इनको तो जरूर अच्छी तरह से कवर करना, इनसे आपको याद करना आसान हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग वाज डिजाइन्ड द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल? एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स। किस टाइप का फ्लैग था ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल? अ ट्राई कलर फ्लैग वाज डिजाइन्ड, जिसके मेन फीचर्स थे कि इसके अंदर रेड, ग्रीन और येलो ये तीनों कलर्स थे। इसके अंदर जो 8 लोटस थे वो रिप्रेजेंट करते थे 8 प्रोविंसेस को, एंड इट हैज अ क्रेसेंट मून विच रिप्रेजेंट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये कुछ इस टाइप का फ्लैग था बच्चा, जिसके अंदर ये 8 जो थे वो लोटस थे, चांद जो कि ये हिंदू और मुस्लिम की एकता को दर्शाता था। 11th क्वेश्चन, एनालाइज 3 रीजंस फॉर स्लोइंग डाउन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज। किन कारणों की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो शहरों के अंदर स्लो डाउन हो गई? उसके आपको 3 रीजंस देने हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, खादी जो है, क्योंकि वो महंगा कपड़ा था, गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। उनको जो है जो अंग्रेजों से लाया कपड़ा था वो सस्ता था क्योंकि मशीन मेड था, तो इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट अगेन स्लो हो गई क्योंकि खादी को प्रमोट किया जा रहा था उस वक्त। So the boycott of British institution also posed a problem as there were no alternative Indian institution. जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का अगर वो बॉयकॉट कर रहे थे तो उसके बदले में किसके पास में जाएं, कहाँ जाएं? उसके लिए इंडियन कोई इंस्टीट्यूट जो था उसके बदले है ही नहीं था, उसके ऑल्टरनेटिव में तो था ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम रही। स्टूडेंट और टीचर जो थे उन्होंने भी स्कूल्स को वापस ज्वाइन करना शुरू कर दिया, वो भी वापस स्कूल जाना शुरू हो गए। पहले बॉयकॉट के टाइम पे इन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। और जो लॉयर्स थे उन्होंने भी गवर्नमेंट कोर्ट्स को वापस ज्वाइन कर लिया, अपने काम को वापस ज्वाइन कर लिया। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो है शहरों के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वो स्लो डाउन हो गई। 12th क्वेश्चन, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट? इसके इकोनॉमिक फ्रंट पे मतलब इकोनॉमिकली इसके क्या क्या इफेक्ट्स जो थे वो शो हुए। सबसे पहला था दैट फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर। अब बच्चा यहाँ पे क्या है कि जो फॉरेन गुड्स से, यानी कि जो ये ब्रिटिशर्स जो भी कोई फॉरेन से सामान लाया जा रहा था उसको बायकॉट किया गया, और जो फॉरेन से कपड़ा भी लाया गया था उसको बड़ी बड़ी बॉनफायर का मतलब जैसे काफी बड़े ऐसे आग के वो करते हुए उसको जला दिया गया था उस वक्त। जो इंपोर्ट था फॉरेन क्लोथ का, इन्हीं सब कारणों की वजह से 1921 और 22 के अंदर वो 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ तक ही रह गया था, लगभग आधा। कई सारी जगहों पे जो मर्चेंट और ट्रेडर से उन्होंने भी व्यापार करने से मना कर दिया था उनके साथ में। एज द बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगिन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जब उनका कपड़ा नहीं इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियसली भारत का कपड़ा ही इस्तेमाल किया जाएगा ना। तो इसी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनका सामान जो है वो बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, इंपोर्टेड क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया था, तो इसकी वजह से भारत का जो सामान था उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ी। उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो थी और हैंडलूम्स जो थी इसके अंदर डिमांड जो है वो बढ़ गई थी। 13th क्वेश्चन, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो क्यों लॉन्च किया था? इसके 3 रीजंस बताने आपको। इसके मेन रीजंस क्या थे? इकोनॉमिक डिप्रेशन जो कि 1929 के अंदर क्रिएट हो गया था। उसके बाद में है अराइवल ऑफ साइमन कमीशन विदाउट एनी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। साइमन कमीशन जो आया था उसके अंदर कोई भी भारतीय रिप्रेजेंटेटिव नहीं था,
तो ये भी एक रीजन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस बाय द ब्रिटिश फेल टू सेटिस्फाई इंडियंस। जो कई सारे उन्होंने भारतीयों को स्टेटस दिए थे उसकी वजह से भी भारतीय जो थे वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, उससे खुश नहीं हो पा रहे थे। डिसीजंस टेकन इन द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929। टैक्स ऑन सॉल्ट बाय ब्रिटिशर, जो यहाँ पे सॉल्ट टैक्स लेकर आए थे वो, ये कुछ कारण थे जो कई सारे ऐसे सेशन जो चल रहे थे गवर्नमेंट के साथ में, वो भी सब उसका कोई ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। तो इन 5 पॉइंट में से आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हो जब आपके पास में आए, और ट्राई करो बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट आंसर लिखने के लिए। 14 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसने इकोनॉमिकली क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या था, डिफेंस का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कस्टम ड्यूटीज, जब डिफेंस का खर्चा बढ़ेगा तो उसको पूरा करने के लिए या तो आप टैक्सेस इंक्रीज करोगे, इसी की वजह से कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई थी, इनकम टैक्स जो था वो लागू कर दिया गया था। जो चीजों की कीमतें थी वो लगभग 1918 तक चीजों की कीमतें ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। फोर्स रिक्रूटमेंट इन द आर्मी फ्रॉम रूरल एरियाज, जबरदस्ती जो ग्रामीण इलाके थे वहां से जबरदस्ती लोगों को आर्मी के अंदर भर्ती किया जा रहा था। और जो क्रॉप थी, कई सारी जगहों पे क्रॉप फेल होने की वजह से, यानी कि कई सारी जगहों पे फसल बर्बाद होने की वजह से खाने की कमी भी होनी शुरू हो गई थी। 15th क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है हु हैड ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, डिस्क्राइब हिज अचीवमेंट्स। अब आपको बताना है कि किसने ऑर्गेनाइज किया था दलित को डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के अंदर 1930 के अंदर। दलित्स को डिप्रेस क्लास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइज करने वाले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने इनको ऑर्गेनाइज किया था 1930 के अंदर। और इनके अचीवमेंट्स के अंदर था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी थी। दूसरा था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अम्बेडकर की जो सेपरेट इलेक्टोर जो दलित्स के लिए था उसकी डिमांड को मान लिया था। अम्बेडकर एक्सेप्टेड गांधीजी's पोजीशन एंड एज अ रिजल्ट पूना पैक्ट वाज साइंड। इन्हीं सब कारणों की वजह से पूना पैक्ट जो था वो साइन किया गया था। 16th क्वेश्चन, व्हाट एक्शन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक आफ्टर द फेमस डांडी मार्च। फर्स्ट था वरीड बाय द डेवलपमेंट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगिन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। जो इनकी डेवलपमेंट्स हो रही थी कि जो लोग इकट्ठे होते चले जा रहे थे, हमारी मूवमेंट स्ट्रांग हो रही थी, उसकी वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू द वॉलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस। इसी की वजह से कई सारी जगहों पे झड़प होनी शुरू हो गई थी, लोगों ने दंगे करने शुरू कर दिए थे। A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police posts, municipal buildings, law courts, and railway stations, all structures that symbolize British rule. एक महीने के बाद में जब महात्मा गांधी खुद भी अरेस्ट हो गए थे, तो इसीलिए जो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने जो ब्रिटिश रूल को दर्शाने वाली कई सारी जगहें थी, जो पुलिस पोस्ट थी, म्यूनिसिपल की बिल्डिंग्स थी, लॉ कोर्ट्स थे और रेलवे स्टेशन थे, इन सब के ऊपर अटैक किया था। और इसी की वजह से इन सबसे डर के जो गवर्नमेंट को दबाने के लिए कई सारी ऐसी पॉलिसीज लेकर आई। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। जो शांति प्रिय ढंग से लोग सत्याग्रह कर रहे थे, उनमें कई सारी औरतों और बच्चों को मारा गया और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। अब्दुल गफार खान जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था इन अप्रैल 1930 के अंदर। Angry crowd demonstrated in the streets of Peshawar facing armed guards and police firing. Many were killed. इसकी वजह से जो गुस्साई भीड़ थी, उन्होंने कई सारे ऐसे धरने प्रदर्शन जो थे वो पेशावर में किए थे, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ गई। 17th क्वेश्चन, मेंशन द व्यू ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दैट इज फिक्की टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो फिक्की है उसका क्या रोल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। FICCI wanted protection against the imported foreign goods and rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. FICCI supported the civil disobedience movement for criticizing the colonial control over the Indian economy. FICCI believed that the force of this movement and self-determination would end the colonial restrictions on business. 18th question, how did non-cooperation movement start with the participation of middle class people in the cities? Explain its impact on the economic front. जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो किस प्रकार मिडिल क्लास लोगों के साथ में भी स्टार्ट हुई, उन्होंने भी कैसे इसमें पार्ट लेना शुरू किया और इसका क्या इम्पैक्ट रहा था इकोनॉमिक फ्रंट पे। इसके अंदर पार्टिसिपेशन के अंदर क्या था कि मिडिल क्लास लोगों ने भी इसके अंदर पार्ट लेना शुरू किया। कई सारे लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, जो सरकारी स्कूल उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही थे,
तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने जो है अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, कॉलेजेस को जाना बंद कर दिया था। जो हेडमास्टर्स, टीचर्स थे उन्होंने रिजाइन किया था। लॉयर्स जो थे उन्होंने अपनी लॉ प्रैक्टिस कोर्ट्स के अंदर जाना बंद कर दिया था। काउंसिल इलेक्शन जो थे उनको बॉयकॉट किया गया था कई सारे प्रोविंसेस के अंदर। और इसी की वजह से कई सारे इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी थे, जिसमें सबसे पहला था कि जो लीकर शॉप्स थी उसको पिकेट किया गया था, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया था। और इंडियन टेक्सटाइल जो थी इसी की वजह से, क्योंकि जो फॉरेन प्रोडक्ट को बंद किया गया था उसको बॉयकॉट करना शुरू किया लोगों ने, इसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड जो थी वो बढ़नी शुरू हो गई। इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो था वो कम होना शुरू हो गया था। 19th क्वेश्चन, हाउ वाज दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, एक्सप्लेन। कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब कि आपको ये फील आना कि आप एक ही देश का पार्ट हो, वो इकट्ठा लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना किस प्रकार आई। सो इसके अंदर सबसे पहला है, इट केम पार्शली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। यूनाइटेड स्ट्रगल का मतलब क्या है कि एक एक करके कोई ना कोई मूवमेंट्स चल रही थी देश में, लोग धीरे धीरे करके उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू हुए। वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेस थ्रू विच द नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। कई सारे ऐसे जो हैं देशभक्ति के गाने, कहानियां, किससे, ये सब ने जो है वो लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने का बहुत बड़ा रोल प्ले किया। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन वाज सिंबलाइज्ड इन अ फिगर इमेज ऑफ भारत माता। लोगों ने इसको एक अपने देश को भारत माता के तौर पे सिंबलाइज करना शुरू कर दिया था। इसी की वजह से वंदे भारत जो था वो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर बहुत ज्यादा गाया जाने लगा। आइकन्स एंड सिंबल्स हेल्प इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग देम इन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। कई सारे ऐसे सिंबल्स और आइकन्स को लोगों को इकट्ठा करने के लिए काम में आए। और आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। जो कई सारे भारतीय वो थे फोकलोर से, उसके थ्रू भी नेशनलिज्म लोगों के अंदर जगाने में, उनके अंदर वापस वो चेतना को जगाने में मदद हुई। फोक टेल्स वर संग बाय बार्ड्स इन द विलेजेस टू गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर। बार्ड्स जो है वो ऐसे लोग होते थे जो कि ऐसी कहानियों को सुनाने में महारत होती थी जिनके पास में, तो उन्होंने ऐसी सब कहानियां लोगों के सामने असली अपना ट्रेडिशनल कल्चर, इस सब चीजों की अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करनी शुरू की, जिससे कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना वापस जागने शुरू हो गई थी। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। द नेशनलिज्म हिस्ट्रीज अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज great achievement in the past and the struggle to change the miserable condition of life under British rule। इसी की वजह से जो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागी, लोगों ने अपने ऊपर जो जुल्म हुए ब्रिटिश रूल के अंडर, उस सबको उनके अंदर वो चेतना आई, और उसके बाद में लोगों ने इस जो कई सारी मूवमेंट्स चली उसके अंदर मिलकर पार्टिसिपेट करना शुरू किया। 20th क्वेश्चन, व्हाई डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने क्यों ज्वाइन किया था। जो रिच प्रेजेंटरी ग्रुप था जिसके अंदर पट्टीदार और जाट्स आते थे, उन्होंने रेवेन्यू के अंदर कमी और उन्होंने भी मिलकर बाइकआउट मूवमेंट्स को ज्वाइन करना शुरू किया। जो पुअर पेजेंट्री थे वो चाहते थे कि हमारा रेंट जो है वो माफ कर दिया जाए, और इसी की वजह से उन्होंने जो रेडिकल मूवमेंट्स थी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा, उसको भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया। थर्ड है बिजनेस क्लास, जिसके अंदर आते थे कई सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसमें परशोत्तम दास, ठाकुर दास, GD बिरला, जिन्होंने फिक्की फॉर्म किया था। इन सब ने भी फॉरेन गुड्स से भारतीयों को बचाने के लिए उन्होंने फॉरेन गुड्स को जो बेचना जो था वो बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब हम इसको सेल नहीं करेंगे, उन्होंने इसको सेल करने से मना कर दिया था। फोर्थ के अंदर आते थे आपके वर्किंग क्लास ग्रुप, जिसके अंदर थे नागपुर के वर्कर, जिन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया था। उन्होंने बॉयकॉट किस लिए किया था कि उनको जो वेजेस थी वो भी कम मिल रही थी, और उनकी जो थी वर्किंग कंडीशंस भी जो थी वो बहुत ही खराब थी। और फिफ्थ था ग्रुप वुमेन्स का, जिसने पार्टिसिपेट किया था कई सारे ऐसे मार्चेस के अंदर, और जो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च निकाला था उसके अंदर नमक बनाने के अंदर, और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने में भी महिलाओं ने इसके अंदर सहयोग दिया था। 21st क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अगेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रंट्स पे किस तरीके से जो है वो असर पड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस खर्चे को वॉर लोन से जो है फाइनेंस किया जा रहा था, इसकी वजह से टैक्सेस जो थे वो भी बढ़ा दिए गए थे, और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी की वजह से कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया था और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। प्राइसेस जो थे चीजों के वो बढ़ने शुरू हो गए, और आम लोगों को बहुत ज्यादा इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और लोग इसलिए भी गुस्से में थे क्योंकि ग्रामीण लोगों को जबरदस्ती जो था आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। कई सारी जगहों पे भारत के अंदर फसल खराब होने की वजह से खाने की भी कमी होनी शुरू हो गई थी, और इन्हीं के साथ साथ उस वक्त के दौरान इन्फ्लुएंजा जो था महामारी, वो भी उस वक्त फैल गई थी।
और कई सारे लोगों ने भूखमरी, महामारी इन सब की वजह से अपनी जान गंवाई। 22nd क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको आपने बताना, एक्सप्लेन करना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन से कैसे अलग था? सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर था कि लोगों को ये कहा गया था कि आपने गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करना है और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है। लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, यानी कि बॉयकॉट की तरह समझ लो आप। फॉरेन गुड्स को जला दिया गया था बहुत बड़ी बड़ी बॉनफायर्स बनाकर, और कई सारी जगहों पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे उन्होंने फॉरेन गुड्स के लिए ट्रेड करने से मना कर दिया था कि हम फॉरेन गुड्स के अंदर नहीं डील करेंगे। बच्चों ने जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस जाना बंद कर दिया था। लॉयर्स जो थे उन्होंने लॉ प्रैक्टिस जो थी वो छोड़ दी थी। सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के अंदर क्या था कि लोगों ने कॉलोनियल लॉज जो बनाए गए थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे, उसको ब्रेक करना शुरू कर दिया था। लोगों ने खुद से नमक बना के जो सॉल्ट लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था उसको ब्रेक किया था। जो पीजेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज किया था कि हम जो है वो चौकीदारी टैक्स और रेवेन्यू नहीं पे करेंगे। विलेजेस के अंदर ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने अपनी जॉब्स जो थी वो छोड़ दी थी। जो फॉरेस्ट पीपल थे उन्होंने भी जो फॉरेस्ट के रूल्स और लॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे उसको बॉयकॉट किया था। इसके बाद अगेन आपको दलित के डिप्रेस क्लास के बारे में पूछा जा रहा है कि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। इट वाज ऑर्गेनाइज बाय बी.आर. अम्बेडकर। इनकी अचीवमेंट्स क्या थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए दलित्स के लिए और दलित अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जा रहा था, क्योंकि कई सारे अपर कास्ट हिंदूज की वजह से इनके ऊपर डोमिनेंस थी। और डिप्रेस क्लास जो थी उसके रिजर्व सीट्स रहनी चाहिए प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी का उनको भी एक मान सम्मान मिलना चाहिए, इसीलिए उनको एससी, एसटी और ओबीसी की कैटेगरीज के अंदर डाला गया। और अंबेडकर जी का जो प्रपोजल था गांधी जी के साथ में, इसी की वजह से पूना पैक्ट जो था वो साइन किया गया था। नेक्स्ट है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कैसे ग्रेजुअली स्लो डाउन होना शुरू हो गया शहरों के अंदर। बच्चा इसके अंदर यही कुछ क्वेश्चंस मेन है, एक रॉल्ट एक्ट है, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। अब बच्चा इसके अंदर ना ये वाला भी आंसर काइंड ऑफ सिमिलर, या आपको जो न्यू पॉइंट्स मिलेंगे आप उनमें से शॉर्ट पॉइंट्स करके याद कर लेना। इस चैप्टर के अंदर यही कुछ मेन क्वेश्चंस आते हैं, बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन के ऊपर हो, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या क्या इंपैक्ट्स रहे थे उसके ऊपर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका रॉल्ट एक्ट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सॉल्ट लॉ के ऊपर पूछा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ के रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आ गया आपका कि रॉल्ट एक्ट क्या है और इसका इंडियंस के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। Ralt Act gave the government anonymous power to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. Ralt Act की वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर मिल गई थी, जिसकी वजह से वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबा सकते थे। पॉलिटिकल लोग जो थे, पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, उनको बिना किसी भी ट्रायल के 2 साल तक जेलों में बंद कर सकते थे। और इसका डिसअप्रूवल लोगों ने कैसे शो किया? महात्मा गांधी जी ने इसके लिए नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस जो था वो लॉन्च किया। इसकी वजह से लोगों ने कई सारी जगहों पे रैलियां ऑर्गेनाइज की, लोगों ने धरने दिए, लोगों ने स्ट्राइक्स की, और इसी का अपोज करने के लिए लोग जो थे वो जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा हुए थे, जिसके अंदर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी लोगों के ऊपर। 26 एक्सप्लेन द इंसिडेंट विच फोर्स्ड गांधी जी टू कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ गया था? इसके रीजंस में सबसे पहला आता है कि कई सारी जगहों पे लोग वायलेंट हो गए थे, यानी कि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, जिसकी वजह से फरवरी के अंदर 1922 के अंदर 1922 के अंदर चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने जो है जो गुस्साए लोग थे उन्होंने जो है एक पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी थी, और इसके अंदर लगभग 22 जो पुलिसमैन थे वो मारे गए थे। और इसी की वजह से गांधी जी को ये लगा कि क्योंकि वॉयलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को रोकने के बारे में सोचा। दूसरा था कि कई सारे अर्बन एरियाज के अंदर ये मूवमेंट उस तरीके से नहीं हो पा रही थी। इसी की वजह से गांधी जी को ये लगा कि सबसे पहले लोगों को नॉन वॉयलेंट सत्याग्रह करने की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो इसकी वजह से ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि लोगों ने जो है वो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसके अंदर लगभग 22 जो पुलिस वाले थे वो मारे गए थे। 27 हाउ वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टेकन इन प्लांटेशन यानी कि जो असम के अंदर वर्कर्स है उनके अंदर ये मूवमेंट कैसे चली। जो वर्कर्स थे असम के अंदर वो ये डिमांड कर रहे थे कि उनको जो टी गार्डन से, टी स्टेट से वहां पर आने जाने की आजादी होनी चाहिए। वो जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, इसको अपोज कर रहे थे, और इसीलिए उनको ये लगा कि शायद अगर हम जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ देते हैं तो हम भी अपने गांव जा पाएंगे। बट बेचारों की इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी, इसीलिए उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़ा गया और उनको बहुत बुरी तरह से मारा भी गया था इसकी वजह से।
इसके बाद में आता है आपका मेन फीचर्स, आपको सॉल्ट मार्च जो था उसके बारे में बताना है, जो सॉल्ट लॉ के बारे में। आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर वर्ड सिमिलर से लगते हैं तो उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पॉइंट्स तो कम से कम एग्जाम में लिखिए आना। महात्मा गांधी ने जो है वो सॉल्ट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल समझा इसको देश के लिए, क्योंकि सॉल्ट के बिना खाना खाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो उस वक्त उनको ये लगा कि अगर इसके ऊपर भी कर लगा दिया जाएगा, इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाएगा, तो आम गरीब जनता जो है वो इसको कैसे अफोर्ड कर पाएगी। तो इसी के लिए उन्होंने जो है जो 31 जनवरी 1930 के अंदर उन्होंने वॉइस रॉय इरविन को अपनी 11 डिमांड्स लिख के दी, जिसके अंदर था टैक्स, सॉल्ट टैक्स को जो है वो भी खत्म करने के लिए। इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो सॉल्ट है वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक असेंशियल खाने की आइटम है, इसके बिना तो खाना कैसे खाएगा। और अमीर तो बंदा फिर भी टैक्स भर लेगा मान लो, बट गरीब जनता कहाँ जाएगी। तो यही बात के लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे इस टैक्स के लिए। और इसके बाद में गांधी जी की जो अल्टीमेटम था कि अगर ये नहीं किया गया, अगर ये डिमांड्स को नहीं पूरा किया गया, तो मैं जो है वो सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करूंगा 11 मार्च तक, अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो। और इसकी वजह से गांधी जी ने जो है अपने 78 जो वॉलंटियर्स थे उनके साथ में जो था वो चलकर जो गांधी आश्रम से साबरमती, गुजरात के कोस्टल रीजन दांडी तक वो चले थे, और 24 दिन उनको लगे थे। वो हर रोज 10 माइल्स जो थे वो चलते थे, और वहां पे जहां पे भी हर रोज शाम को रुकते थे वहां पर वो लोगों को देश के प्रति इकट्ठा होने की भावना, स्वराज का मतलब समझाते थे, और लोगों को ये बोलते थे कि हमें कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, लोगों को आजादी का, स्वराज का मतलब समझाते थे। 29th क्वेश्चन, गांधी जी के 3 प्रपोजल्स जो थे वो कौन से थे नॉन कोऑपरेशन की रेफरेंस के अंदर, आपको बताना है। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टेजेस के अंदर कैरी फॉरवर्ड की थी, जिसके अंदर सबसे पहले था उन्होंने लोगों को ये कहा था कि अपने जो अवार्ड्स मिले हुए हैं गवर्नमेंट से उसको सरेंडर कर दिया जाए, उसको वापस कर दिया जाए। दूसरा था बाइकआउट किया जाए सिविल सर्विसेज को, आर्मी, पुलिस, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स को इंडियंस के द्वारा। इसके बाद में था कि जो अगर ये सब कामों में हमें कोई सक्सेशन मिलता है तो गवर्नमेंट को और दबाव डालने के लिए सिविल डिसोबीडियंस जो था वो लॉन्च किया जाएगा। An extensive tour throughout the India was another proposal to mobilize popular support for the movement. लोगों को ये चेतना जगाने के लिए कि भाई देश के लिए इकट्ठे हो जाओ, उन्होंने ये कहा कि पूरी इंडिया के अंदर जो है वो मैं टूर करके लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। लास्ट क्वेश्चन के अंदर है डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। कंट्री साइड के अंदर ये मूवमेंट कैसे चली थी। इन अवध, बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज पीजेंट्स मूवमेंट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स. The peasants demanded reduction in rent, abolition of begar. They even formed the Oath Kisan Sabha. अब यहाँ पे अवध के अंदर जो था वो बाबा रामचंद्र जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पीजेंट्स मूवमेंट, जो कि बेगार जो था इसको खत्म करने के लिए और रेंट को कम करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने ओथ किसान सभा जो थी इसको भी फॉर्म किया था। अवध के अंदर क्या था कि जो विलेज के कुछ फोकलोर थे जिनको बेसिक कई चीजों से उनको परे रखा गया था, तो इसीलिए उन्होंने नाई धोबी बंद जो था वो ऑर्गेनाइज किया। गुडन हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर थी, इसमें अलूरी सीताराम राजू जो थे उन्होंने ट्राइबल मूवमेंट्स चलाई, जिसके अंदर उन्होंने ट्राइबल लोगों की जो ट्रेडिशनल राइट्स के लिए डिमांड्स थी फॉरेस्ट को लेकर उसको रखा, और जो ट्राइबल्स थे उन्होंने इन लॉस के खिलाफ जो था वो वॉयलेंट स्ट्रगल जो थे वो प्रेजेंट किए थे। वॉयलेंस को जो था वो यूज किया था कि यहाँ पे प्यार से बात नहीं बनेगी, अब थोड़ा हाथ चलाना ही पड़ेगा। तो आई होप बच्चों कि आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आसानी से समझ आ गए हो। अगर कोई भी डाउट्स है या सजेशंस है तो प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ। इस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने के लिए आप विजिट कर सकते हो csatutorial.in पर। यहाँ पे आपको इसके एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करके और वहीं पे अपने मार्क्स लेके चेक कर सकते हो कि आपको कितनी तैयारी हो चुकी है इसकी। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जितना अच्छी तरह से हो सके तैयारी करो, पेपर में कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ कर आना। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद CS Tutorial। थैंक यू।